Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Leiden Institute of Management and Sciences. This is Sundes Khan, your lecturer for the course of Academic Reading and Writing. This is our 12th lecture. In this lecture, we will discuss orders, or you can say way of listing, how we are going to list the material information we have collected. मीन्स कि सिंपल सी बात यही है कि हम लोग इसमें ऑर्डर की टाइप्स पढ़ेंगे कि आप किस तरह से जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जो आपके पास मटेरियल है, आप उसको कौन सा ऑर्डर दे सकते हो और किस ऑर्डर में आप लोग जो हो उसे राइट कर सकते हो. ठीक है ना. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ा था कि इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं. तो उसके अंदर था लिस्ट या ऑर्डर. ठीक है. तो लिस्टिंग आपने किस तरह से करनी है या ऑर्डर आपने जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी आपने उसे किस तरह से ऑर्डर करना है. मुझे जो आप लोगों ने एसेज भेजे हैं, असल में उनमें प्रॉब्लम यही है कि अक्सर लोगों ने जो मटेरियल है उनके पास जो इन्फॉर्मेशन और मटेरियल उन्होंने मुझे सेंड किया है वो जो है ना सही तरीके से उसका ऑर्डर एक ऑर्डर नहीं सही दिया गया था. दैट्स वाई जो है फिर मैं ये जो ऑर्डर वाला जो लेक्चर है मैंने सेपरेट बनाया है ताकि आप लोगों को ऑर्डर बता सकूं कि आपने किस लेक्चर एक ऐसे में या किस टाइप में किस तरह से या आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको कौन कौन से ऑर्डर में जो हो वो अरेंज कर सकते हो. ठीक है ना. तो मिक्स्ड ऑर्डर पहले हम बात करेंगे कि मिक्स्ड ऑर्डर में अगर पैराग्राफ हमें दिया है रीड करने के लिए तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर क्या मिक्स्ड ऑर्डर है या किस तरह से मिक्स्ड ऑर्डर है या हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है तो हमें उसे किस तरह से कंबाइन करना है. ठीक है. समटाइम्स ये आपको देख के ही पता लग गया नाम से मिक्स्ड ऑर्डर. ठीक है ना. समटाइम्स अ सिंगल पैराग्राफ इज ऑर्गेनाइज इज मोर देन वन वे. मीन्स के इसके अंदर एक से ज़्यादा वे में इंफॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है. फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ मिक्सेस कंबाइंस कंपेयर कंट्रास्ट एंड केज इफेक्ट ऑर्डर. ठीक है. मीन्स के एक पैराग्राफ जो है उसके अंदर कंबाइन भी इंफॉर्मेशन जो वो इस तरह से कंबाइन की है कि उसके अंदर कंपेयर भी है, कंट्रास्ट भी है, उसके अंदर केस भी है, उसके अंदर इफेक्ट ऑर्डर भी है. मीन्स के केस एंड इफेक्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट और कंबाइन मिक्सचर भी है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन का. अब इस तरह के भी पैराग्राफ जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो मौजूद होते हैं. मीन्स अक्सर हम लोग ही इस तरह के पैराग्राफ लिखते हैं जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है कंपेयर कंट्रास्ट भी एक ही पैराग्राफ में किया हुआ है. हम लोगों ने इफेक्ट्स भी बताए हुए हैं, केसेस भी बताए हुए हैं उस चीज़ के. तो हम तमाम की तमाम चीज़ें जो एक ही पैराग्राफ में लिख देते हैं. तो हमें इसे अरेंज किस तरह से करना चाहिए, इसका हमें ऑर्डर या अरेंजमेंट किस तरह से करनी है पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन की. When read a paragraph that uses several methods of organization means सिंपल सी बात है कि जब हम लोग कोई पैराग्राफ रीड कर रहे हैं जिसके अंदर डिफरेंट वेज ऑफ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, मीन्स के इन्फॉर्मेशन है वो जो डिफरेंट वेज में ऑर्गेनाइज की गई है, तो हमें सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. अगर हमें आइडेंटिफाई करना आ रहा है ना कि ये हमें बताए गए हैं कंपैरिजन्स और कंट्रास्ट और ये हमें केसेस और उसके इफेक्ट्स बताए गए हैं, तो हमें अगर आइडेंटिफाई करना आ गया, अगर हमें ये चीज़ जो है वो बतानी आ जाए या सीखनी आ जाए तो फिर हम लोग उस चीज़ को जो है वो खुद भी उसी स्टाइल में उसको इमिटेट कर सकते हैं, खुद भी वही स्टाइल जो है वो हम अपना सकते हैं. You can identify those methods in the margin or on sticky notes. ठीक है. हम लोग जो हैं इस स्टाइल को या इस मेथड को हम लोग जो हैं हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये पॉइंट्स मिल रहे हैं जिसमें हमें लग रहा है कि ये कंपेयर और कंट्रास्ट किया गया है दो या उससे ज़्यादा चीज़ों का, तो मार्जिन्स क्या होती है जो आप लोग अक्सर आप लोग जब मैट्रिक में या एफएससी में होते होंगे तो आप अपने पेपर पे यहाँ पे साइड पे एक लाइन लगाते थे और फिर आप अपनी जो राइटिंग होती थी वो इस लाइन के इधर रखते थे. ठीक है ना. इस लाइन के उस साइड इस साइड पे नहीं जाते थे. मार्जिन होती हैं ये लाइंस, आप चाहे दोनों साइड्स पे लगा लें, आप चाहे एक साइड पे लगाएं, फिर आप उस मार्जिन के अंदर लिखते हैं. तो जब आपको एक पैराग्राफ दिया गया है तो आप ना क्या करें, जो उसकी मार्जिन है मीन्स के जो उसकी लाइंस हैं अगर नहीं लगी हुई तो आप उसकी बाउंड्री पे जिस तरह से मैंने लाइन लगाई है लाइन लगाएं और फिर वहाँ पे नोट्स बनाएं अपने कि ये इस जगह पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंपेयर एंड कंट्रास्ट लिखें, कंपेयर एंड कंट्रास्ट इस जगह पे केस इफेक्ट बताया गया, केस एंड इफेक्ट बताएं, यहाँ पे मिक्स इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे मिक्स इन्फॉर्मेशन की आप ना लिखते हैं. इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो लाइंस हैं ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट की हैं, ये जो हैं केस इफेक्ट की हैं और यहाँ पे मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है. या फिर आजकल आपने देखे होंगे स्टिकी नोट्स होते हैं जो कि आप पेपर को उतार के अपनी बुक पे कहीं भी अटैच कर सकते हो. तो आप वो नोट्स ले लें, उसके ऊपर लिख दें कंपेयर एंड कंट्रास्ट, जिस लाइन पे है वहाँ पर आप उसे अटैच कर दो. इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि आपने डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसको किस तरह से एक ही पैराग्राफ में जो है वो मिक्स करके लिखना है. टू हेल्प यू फॉलो द मेन आइडिया. और इससे क्या होता है आपको इससे ये भी पता लग जाता है कि कौन सी लाइंस का मेन आइडिया कौन सा है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना एक पैराग्राफ में एक से ज़्यादा भी मेन आइडिया हो सकता है. तो जो अब यहाँ पे मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है, मिक्स्ड ऑर्डर है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का जो अरेंजमेंट है इन्फॉर्मेशन की वो मिक्स्ड है, मीन्स के काफ़ी डिफरेंट पैटर्न्स को फॉलो किया गया है इन्फॉर्मेशन पुट करने के लिए उस पैराग्राफ में. तो इसका मतलब ये है कि उसमें एक से ज़्यादा जो है वो मेन आइडिया है.
तो आप लोगों को जब आप यहाँ पे नोट्स बनाओगे, यहाँ पे आपने केस एंड इफेक्ट लिखा है, यहाँ पे कंपेयर एंड कंट्रास्ट लिखा, तो इस तरह से आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे जो मेन आइडिया है वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट का है, यहाँ पे जो है वो केस इफेक्ट का है। ठीक, टू हेल्प यू फॉलो द मेन आइडिया, नॉट ऑल पैराग्राफ्स फिट इनटू वन नीट कैटेगरी। अब यही बात है कि हर जो पैराग्राफ होता है ना, ये राइटर पे भी डिपेंड करता है, और अक्सर इसीलिए मैं आपको कहती थी कि आप एक ही मेन आइडिया लें और एक ही जो है पैराग्राफ में फ़िलहाल एक ही आप टेक्निक को जो है फॉलो करें, वो आपके लिए क्योंकि ईजी है। होता क्या है, अक्सर जो पैराग्राफ्स होते हैं जो नीट तरीके से लिखे जाते हैं ना, या तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, फिर तो आप जो वो मिक्सड ऑर्डर भी जो है वो मिक्सड ऑर्गेनाइजेशन या पैटर्न जो है वो भी ईजिली फॉलो कर लोगे। लेकिन अगर आप लोग जो हैं वो आप लोगों को मीन्स के इतना ज़्यादा नहीं आइडिया कि आप लोगों ने क्या करना है, कैसे करना है, आपकी राइटिंग का भी आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपनी राइटिंग को नीट रखने के लिए एक ही टेक्निक को फॉलो करें, या तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें एक पैराग्राफ में, या आप केस एंड इफेक्ट कर लें, या फिर आप लोग जो हो वो डिफरेंट जो भी चीज़ अप्लाई कर रहे हो, अगर हिस्ट्री है कोई, या फिर आप डेफिनेशन दे रहे हो या बैकग्राउंड दे रहे हो, तो आप उस एक ही चीज़ को, एक ही पैटर्न को एक पैराग्राफ के अंदर जो है वो आप फॉलो करेंगे, ताकि आपका जो पैराग्राफ है वो नीट हो, उसमें ये ना लग रहा हो कि ये यहाँ से एक लाइन अलग आ रही है, यहाँ से एक लाइन अलग आ रही है। ठीक है ना, एक ही उसको लुक देने के लिए, नीटनेस शो करने के लिए आप एक ही टेक्निक को फॉलो करें, लेकिन आप लोग रीडिंग करें डिफरेंट टेक्निक्स की, जिस तरह से पैराग्राफ बनाए गए हैं, जिन टेक्निक से इंफॉर्मेशन पुट की गई है उन पैराग्राफ में, उसको रीड ज़रूर करें और उसको पॉइंट आउट भी करें। इससे क्या होगा, आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगा। कि अगर कहीं आपको मिक्स्ड ऑर्डर में राइटिंग करनी भी पड़ेगी, कि यानी कि 3 to 4 आपने एक ऐसा पैराग्राफ लिखना है जिसके अंदर आपने 3 to 4 टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट करनी है, जिसमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट है, जिसके अंदर केस इफेक्ट है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि रिजल्ट है, किसी चीज़ की कंक्लूजन बतानी है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, डिफरेंट टाइप्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप उसको भी जो है वो ईजिली ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। अब ये देखें जी, अब है टाइम ऑर्डर। टाइम ऑर्डर आप लोगों ने किस तरह से करना है, मीन्स आपको मैंने पहले बताया कि डिफरेंट टाइप से आप लोग इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट कर सकते हैं, ऑर्डर्स है ना, डिफरेंट ऑर्डर्स से। अब हम वो ऑर्डर्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑर्डर से आप लोग इन्फॉर्मेशन किस किस तरह से जो है वो पुट कर सकते हैं, या किस पैराग्राफ को देखकर आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर टाइम ऑर्डर है। ठीक है, पहले आपको ये मैंने एग्जाम्पल दी हुई है, आप ये पैराग्राफ रीड करें। एज द सन वेंट डाउन एंड इवनिंग चिल केम ऑन, we made preparations for bed. We stirred up hard letter sacks and knotty canvas bags of printed matter, knotty and uneven because of the projecting ends and corners of the magazine boxes and books. We stirred them up and redisposed them in such a way as to make our beds as level as possible. मीन्स कि बहुत ही ख़राब हालत थी उनकी, जो आप कह सकते हैं जो उनको चीज़ें दी गई हैं, जिस जगह पे उन्हें सोने के लिए कहा गया है, जिस जगह पे वो सो रहे हैं, उन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत है। ठीक है ना, We did improve it too, though after all our work it had an upheaved and billowy look about it like a little piece of stormy sea. वो कह रहे हैं कि उन्होंने उसे इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना उसकी कुछ अजीब सी ही कंडीशन आई, कुछ स्ट्रॉमी सी मीन्स के उभार आया होता है, जिस तरह से वैसी कंडीशन आई थी उस बेड की जिसको वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट वी हंटेड अप आवर बूट्स एंड फ्रॉम ओल्ड नुक्स अमंग द मेल बैग्स। मीन्स आप लोग ये जो है पैराग्राफ को पूरा रीड करें और उसके बाद देखें इसके अंदर कहाँ कहाँ आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें जो है डिफरेंट लग रही हैं, स्पेशली जो उनसे मैंने मार्किंग की हुई है। अब यहाँ से आप पैराग्राफ रीड करेंगे ना, आप जैसे जैसे रीड करते जाएंगे आपको पता लगेगा ये नंबर है, टाइम ऑर्डर है, यानी कि सबसे पहले जब उन्होंने कोई काम स्टार्ट किया तो सन वेंट डाउन उन्होंने बताया। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि जी हम लोगों ने नेक्स्ट काम जो है वो क्या किया, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था ना, जब आप लोगों ने और जो नंबरिंग देनी है किसी भी चीज़ की, ऐसे में भी मैंने आपको बताया था, पैराग्राफ में भी आपको बताया था, नंबरिंग आप लोगों ने किस तरह से देनी है। ठीक है ना, तो वो यही यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप लोग किस किस तरह से नंबरिंग दे सकते हो। जिस तरह आप पहले स्टार्ट कर रहे हो एज, देन आप लोगों ने नेक्स्ट यूज़ किया कि हमने पहले ऐसे किया, देन हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप जो था वो हमारा ये था। थर्ड पे आप लोग लिख रहे हो देन वी गॉट डाउन। ठीक है, हम लोगों ने देन दोबारा से देन करके हमने जो है वो अपना किया, फिर दोबारा है देन वी स्मोक्ड अ फाइनल पाइप, और उसके बाद है वो पुट द पाइप्स टोबैको बैग्स नग होल्स एंड कैनवस अमंग द मेल बैग्स, और देन लास्ट में वो जो है वो अपने जो है उन्होंने अपना जो पूरा एक प्रोसेस था वो उन्होंने कंप्लीट किया। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आप किस तरह से उन्होंने एक पैराग्राफ को मैंने किस तरह से डिफरेंट जो हैं वो लेवल्स बनाए हैं उसके, कि पहले स्टार्टिंग है,
फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, फिर देन आता है, देन वो गॉट डाउन, मतलब थर्ड स्टेप है, उसके बाद दोबारा देन यूज़ किया जा सकता है जिस तरह से उन्होंने किया। या अगर आपको ये पैराग्राफ में जो हूँ डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड करने के लिए दूँ तो आप इसके कितने पार्ट्स बनाएंगे, लेकिन पार्ट्स वो इस तरह से नहीं होने चाहिए कि आप लोग बस जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसके पार्ट्स बनाइए। आप ये देखें, मैंने पार्ट्स जब बनाए हैं तो मैंने इस तरह से इसे डिवाइड किया है कि हर पार्ट के अंदर एक डिफरेंट काम हो रहा है, एक डिफरेंट फंक्शन हो रहा है, ठीक है ना। ये देखें आप, पहले और फंक्शन था, फिर यहाँ पे उन्होंने बूट्स की बात की, पहले उन्होंने बेड्स की बात की, फिर बूट्स का काम हो रहा है, फिर यहाँ पे उन्होंने जो है ये थर्ड चीज़ जो है उनके कपड़ों की बात हो रही है, स्विंगिंग ऑल द डे क्लोथ्स आवरसेल्व्स इन देम, ये कपड़े उन्होंने बात की है। देन उन्होंने फाइनल जो है यहाँ पे पाइप की बात की है, वो जो स्मोकिंग पाइप होता है उसकी बात की, और लास्ट में जो है उन्होंने पाइप को भी रख दिया है, एंड बैग ऑफ कॉइन एंड स्नग होल्स एंड कैनवस अमंग द मेल बैग्स, और फिर वो और काम कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर वो जो है वो बैग ऑफ कॉइन्स की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 4-5 डिफरेंट काम हो रहे हैं जो कि टाइम ऑर्डर बताया गया कि किस तरह से कौन से टाइम पे कौन सा काम कर रहे हैं, ये कौन सी जो है आप कह सकते हैं कि पहले क्या काम किया, फिर क्या काम किया, फिर क्या काम किया, फिर क्या काम किया, और एंड में इन्होंने क्या काम किया। इस तरह से इसका टाइम ऑर्डर है। फिर ये जो बाकी के, जिस तरह हम लोगों ने पहले बात की कि उन्होंने पहले बेड की बात की, देन उन्होंने बूट्स की बात की, देन उन्होंने क्लोथ्स की बात की, देन उन्होंने पाइप की बात की, जो स्मोकिंग पाइप है उसकी बात की, फिर उसके बाद उन्होंने बैग ऑफ कॉइन की बात की, फिर यहाँ पर उन्होंने जो है वो कॉच कर्टन्स जो हैं उनकी बात की, उसके बारे में बात की गई कि वो किस तरह से थे या किस तरह से उनको जो है व्यू आ रहा था, वो किस किस्म का व्यू आ रहा था। और फाइनली जो है एंड में उन्होंने बात की कि हम लोग जो है अपने ब्लैंकेट्स में वही सैंक एंड पीसफुली टू स्लीप, मीन्स कि हम जो है अपने ब्लैंकेट्स में लेट गए सोने के लिए सुकून से। अब इसके अंदर क्या है, डिफरेंट आपको सीरीज़ ऑफ इवेंट्स बताए गए। एक पैराग्राफ है, ये नॉवल का एक पैराग्राफ है। ये मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे एज एन एग्जांपल जो है यहाँ पे दिखाया था कि आप लोग जब इसे रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो पैराग्राफ है वो किस तरह से डिफरेंट सेक्शंस में, एक ही पैराग्राफ है ये और ये डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड है। हाँ, एक पैराग्राफ के अंदर सिक्स पॉइंट्स पे या 6 इवेंट्स के बारे में जो है वो बात की जा रही है। जिस तरह कि मैंने यहाँ पे आपको 3 इवेंट्स यहाँ पे मैंने बताए भी हुए हैं कि नंबर 1 जो है वो उन्होंने बेड की प्रिपरेशन स्टार्ट की, मीन्स कि जो भी उनके पास मटेरियल था, जैसा भी मटेरियल था, उन्होंने उससे अपना बेड जो है वो बनाने की कोशिश की। ये अलग बात है कि वो बेड एंड तक जो है वो सही तरह से नहीं बना, ठीक है ना। देन हंटेड अप बूट्स, फिर उन्होंने बूट्स की बात की है। थर्ड पे उन्होंने क्लोथ्स की बात की, ठीक है। फोर्थ पे उन्होंने बात की थी जो उनका स्मोकिंग पाइप था उसकी। फिफ्थ पे उन्होंने बात की थी जो बैग ऑफ कॉइन्स था उसकी। देन उन्होंने कोच की बात की है, कोच कर्टन्स की। 7 पे उन्होंने बात की है कि वो पीसफुली वेंट टू स्लीप, ठीक है। तो ये 7 इवेंट्स बताए हैं उन्होंने आप लोगों को। इसी तरह मैंने ये एक पैराग्राफ जो है 7 इवेंट्स में आपको मैंने जो है डिवाइड करके बताया है कि अगर टाइम ऑर्डर है तो किस तरह से आप इवेंट्स को, जो अगर आपको एक पैराग्राफ दिया गया और उसमें इस तरह से इवेंट्स बताए गए हैं तो आप उसको किस तरह से अरेंजमेंट दे सकते हो। तो इसी तरह जब आप खुद पैराग्राफ लिख रहे हो और उसमें आप कोई इवेंट बता रहे हो, कोई इवेंट एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आपने इसी तरह से उस इवेंट को जो है वो डिवाइड करना है कि आप लोग जिस तरह से पहले एज से स्टार्ट किया, फिर नेक्स्ट आया, फिर देन आया, फिर सो आया, फिर देन आया, फिर देन आया एंड देन फाइनली आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से आपने जो अपना पैराग्राफ होगा उसको आप लोगों ने डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना है कि किस तरह से आपने पैराग्राफ को लिखना है, आपने जो अरेंजमेंट करनी है किस तरह से करनी है। आपकी अरेंजमेंट में सीक्वेंस होनी चाहिए, सीरीज़ होनी चाहिए उसमें इवेंट्स की, ठीक है ना। ओके, अब हम कॉज इफ़ेक्ट पैराग्राफ की बात करेंगे या कॉज इफ़ेक्ट ऑर्डर की बात करेंगे कि एक पैराग्राफ में आप लोग किस तरह से कॉज और इफ़ेक्ट का ऑर्डर जो हो वो दिखा सकते हो या किस तरह से आपको मिलता है, ठीक है। सबसे पहले ये है कि इसके अंदर जो राइटर होता है या आप लोग जो इस्टेब्लिश करोगे लॉजिकल रिलेशनशिप, मीन्स कि आप जिस भी चीज़ का कॉज इफ़ेक्ट बता रहे हो, जिस भी चीज़ का कॉज इफ़ेक्ट आप शो कर रहे हो उसके अंदर आपने लॉजिकल रिलेशनशिप दिखाना है। सबसे पहली चीज़ जो होगी रिलेशनशिप दिखाएंगे कि ये कॉजेज़ थी जिसका ये इफ़ेक्ट निकला, क्योंकि आप कॉज इफ़ेक्ट कर रहे हो ना, तो आप जब तक रिलेशनशिप नहीं दिखाओगे तब तक कोई जो है ना उसका लिंक नहीं बनेगा बिटवीन अ कॉज और कॉजेज़ एंड वन और मोर इफ़ेक्ट्स, मीन्स कि आप दिखाओगे एक कॉज या एक से ज़्यादा कॉजेज़ का जो इफ़ेक्ट है वो क्या है, ठीक है ना। आप एक कॉज या एक से ज़्यादा कॉजेज़ का जो इफ़ेक्ट्स है वो आप दिखाओगे कि वो क्या है या क्या हो सकता है। समटाइम्स अ राइटर एक्सप्लेन्स द इफ़ेक्ट्स फर्स्ट। अब ये 2 तरह से होते हैं। अक्सर जो होता है राइटर वो पहले इफ़ेक्ट्स बताता है देन उसके कॉजेज़ बताता है, और अक्सर जो है वो राइटर पहले जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है कॉजेज़ की और देन उनके जो है रिज़ल्ट बताता है, उनके इफ़ेक्ट्स बताता है। तो आप दोनों में से कोई भी जो है वो पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, यानी कि आप पहले इफ़ेक्ट्स बता के फिर कॉजेज़ भी बता सकते हैं, या आप पहले कॉजेज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे के देन इफ़ेक्ट्स भी बता सकते हैं। आपको जो बेटर सूट करे आप वैसे कर सकते हैं। अदर टाइम्स द राइटर बिगिंस विद द कॉजेज़ एंड देन एक्सप्लेन्स द इफ़ेक्ट्स। वही बात है कि पहले आप इन्फॉर्मेशन दे दो कॉजेज़ की और देन इफ़ेक्ट्स बता दो, या फिर पहले आप कॉजेज़ बताओ और फिर उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं और
किस तरह से, जो आपको बेटर सूट करे आप वैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको पैराग्राफ एक दिया है, ये इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, द स्टोरी ऑफ माई बॉडी बाय जूडिथ ऑर्टिज कॉफर। ये एक जो है राइटर हैं जिन्होंने ये पैराग्राफ लिखा है, आप ये पैराग्राफ रीड करें। ये जो है ये पैराग्राफ जो है असल में ये पैराग्राफ है चिकन पॉक्स से रिलेटेड कि उन्हें हो जाते हैं, तो क्या क्या कॉजेज़ थे और उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, ये अब आप लोग खुद डिसाइड करेंगे कि पहले कॉजेज़ बताए गए हैं या पहले इफेक्ट्स बताए गए हैं। आप इसे रीड करें, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा मुश्किल है कि आपके लिए समझना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी इंग्लिश है। अगर आपको मुश्किल लग भी रही है तो बेटा कोशिश करें कि आप लोग अब ग्राम जो है ना अपने पास डिक्शनरी रखें और उसके जो हैं वो यूज़ करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, पस्ट्यूल्स जो होते हैं ये पानी भरे दाने होते हैं और जो है ये अक्सर ही आपने देखा होगा जिनको चिकन पॉक्स होते हैं तो उनके पूरे जिस्म के ऊपर ये पानी भरे जो दाने होते हैं ये इस तरह से निकल आते हैं। ठीक है, परमानेंट का मतलब होता है हमेशा रहने वाले, जो कभी ख़त्म नहीं होते, वो स्कार्स का मतलब होता है निशान। ठीक है, तो ये जो है बहुत इजी सा पैराग्राफ है, आप इसको रीड करें। रीड करने के बाद अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉफर जो है उन्होंने क्या किया, कॉज इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की हुई है इस पैराग्राफ की। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है, उनका जो मेन आइडिया था वो था कि हाउ शी लर्न टू बी इनविजिबल। ठीक है, जो टाइटल आप कह सकते हैं इस पैराग्राफ का कि वो जो है वो इनविजिबल उन्होंने होना या लोगों की नज़रों से किस तरह से छुप जाना या अपने आप को इनविजिबल कर लेना, अपनी प्रेजेंस को ख़त्म कर लेना। ठीक है, इस तरह से होना उन्होंने किस तरह से सीखा। तो इसका कॉज एक है, एक ही कॉज बताया गया, टेरिबल केस ऑफ चिकन पॉक्स है जो कि, और इफेक्ट्स इसके बताए गए हैं 3 इफेक्ट्स। ठीक है, अब आप देखें पहले इसका कॉज बताया गया, जब पैराग्राफ स्टार्ट हुआ तो पहले आपको बताया गया है कॉज, पहले हमने डिस्कस किया है कॉज, और लास्ट में उन्होंने आपको बताए हैं इफेक्ट्स के उनके जो कवर्ड विद पस्ट्यूल्स, परमानेंट स्कार्स और लर्न टू बी इनविजिबल, ये 3 जो हैं ये इफेक्ट्स हैं। ये हमारी प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम से ये जो है ये आपका रिजल्ट निकला है, यानी कि आपका एक कॉज है और उसके 3 इफेक्ट्स हुए हैं, और ये इफेक्ट्स जो हैं उनकी लाइफ पर थे, लाइफ लॉन्ग इफेक्ट्स थे। ठीक, आई होप जब आप पैराग्राफ रीड करेंगे तो आपको अब अंदाज़ा हो जाएगा कि कॉजेज़ और इफेक्ट्स आप लोगों ने किस तरह से देने हैं। जाहिर बात है एक कॉज के काफ़ी सारे इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, एक कॉज का एक इफेक्ट भी हो सकता है, जिस तरह से बेहतर लगे वैसे आप लोग दे दें। अगर हम लिस्टिंग ऑर्डर की बात करें तो लिस्टिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सम पैराग्राफ्स आर सिंपली लिस्ट ऑफ डिटेल इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। इसके अंदर यह है कि आप डिटेल्स बता रहे हो, आपके पास काफ़ी सारी डिटेल्स हैं लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, मींस कि आपने ऑर्डर नहीं किया हुआ, आपने अरेंजमेंट नहीं की हुई, लेकिन आप डिटेल्स बता रहे हैं। हेयर अ राइटर लिस्ट द डिटेल ऑफ द वाइकिंग्स हाउसेज, यानी कि यहाँ पे जो डिटेल आपको दी गई है ये वाइकिंग्स हाउसेज की डिटेल दी गई है कि उनके हाउसेज कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके बारे में जो है वो डिटेल दी गई है, लिस्ट दी गई है। लिस्ट मतलब आपने पॉइंट आउट किए हुए हैं काफ़ी, मतलब मीन्स कि आपने नोट डाउन किए हुए काफ़ी सारे पॉइंट्स, वो होती है एक लिस्ट। ठीक है, अक्सर आप लोग खानों मतलब जो ग्रॉसरी लिस्ट बनाते हैं उसके अंदर चीज़ें ही पॉइंट आउट की होती है ना कि ये लानी है, तो इसी तरह से वाइकिंग हाउसेज में कौन कौन सी चीज़ें थी वो इसके अंदर एक लिस्ट बनाई गई है, और ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। वाइकिंग्स हाउसेज मींस कि आप कह सकते हैं कि ये एक किस्म के जो थे ये वाइकिंग्स जो होते हैं वो होते हैं ये थोड़े से ना आप इन्हें कह सकते हैं जो जंगली भी, मतलब जंगली से मतलब ये कि ये जो है ना वहाँ पे रहते थे पहाड़ों में, और उसके बाद जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पे प्लेन्स में रहते थे, और ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा वॉरियर्स होते हैं, फाइटर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे। ठीक है, फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे और ये बहुत ज़्यादा बैटल्स करते थे, तो ट्राइब्स ही होती थी वाइकिंग्स की भी, तो इस मतलब ये थोड़े से इस तरह जंगजू, जिस तरह से जंगजू टाइप के जो लोग होते हैं ना वैसे होते थे वाइकिंग्स। तो मोस्ट वाइकिंग्स लिव्स इन द विलेजेस। अच्छा, ये आप पैराग्राफ रीड कर लें। अब क्या है यहाँ पे, यू कैन कीप ट्रैक ऑफ द डिटेल्स सिंपली बाय मेकिंग अ लिस्ट। अब यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है रिगार्डिंग वाइकिंग्स हाउसेस की वो देखें जी, यहाँ पे आप खुद देखेंगे यहाँ पे कि मेड ऑफ लॉग्स और बोर्ड्स। ठीक है, और उसके बाद क्या है सेकंड, अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें जी सोड कवर वुड से, और सोड कवर वुड से बनाई जाती थी, लॉग से और बोर्ड से बनाई जाती थी, और जो इनके जो होते थे विंटर को, स्नो को रोकने के लिए इनके जो वो आपने देखी होंगी अक्सर आप पहाड़ी इलाकों में जाएं तो उनकी जो वो होती है ना रूफ़ उन घरों की, तो वो इस तरह से होती है ताकि जो है ना स्नो ऊपर गिरे यूं और फिर यहाँ से पिघल कर नीचे चली जाए। अगर उसकी इसी तरह की रूफ़ हो और उसके ऊपर जो स्नो गिरेगी तो ऊपर ही रहेगी ना, जब इस तरह की होती है तो वो पिघल के नीचे आ जाती है। अच्छा, तो वो ही होती है स्लैंटेड। ठीक है, उसके बाद होती है कि हाँ जी, इनके जो रूफ्स थे वो कार्व थे ड्रैगन्स के साथ, मींस के ड्रैगन्स उनके ऊपर लकड़ी के जो होते थे बोर्ड्स उनके ऊपर जो है या लकड़ी से कार्व किया जाता था, जो लकड़ी के लोग्स होते थे ना जिनको वो रूफ्स बनाने में यूज़ करते थे उसके ऊपर ड्रैगन्स की शेप्स बनी होती थी।
और उसके बाद स्मॉल पोर्च होता था इन लोगों के घर के सामने जो होता था वो स्मॉल पोर्च होता था। आपने इस तमाम इन्फॉर्मेशन को जिस तरह से मैंने अंडरलाइन किया इसी तरह इसको रीड करें, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको अंडरलाइन करें और फिर उसकी एक लिस्ट बनाएं। ठीक है, ये देखें ना, ये 4 पॉइंट्स मेरे पास हो गए, मेरी एक लिस्ट बन गई है। आप लिस्ट भी बना सकते हैं लिस्टिंग ऑर्डर में और आप वेब भी बना सकते हैं। वेब इज़ अनदर कन्वीनियंट वे टू ऑर्गेनाइज द डिटेल्स, मीन्स कि आप वेब भी बना सकते हो ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो डिटेल है वो ऑर्गेनाइज शेप में आ जाए, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाए। ये देखिए मैंने पहले आपको लिस्ट बना के दिखाई है, वाइकिंग्स हाउसेस जो कि हमारा टाइटल है। देन आपने मेड ऑफ लॉग्स एंड बोर्ड्स, रूफ्स वर सॉर्ड कवर्ड, कार्व्ड विद ड्रैगन्स ऑन द रूफ, मीन्स के बने होते थे, और स्मॉल पोर्च एंड कार्व्ड पिलर्स भी जो होते थे उनके ऊपर भी शेप्स बनी होती थी। और अगर हम वेब बनाएं तो जिस तरह से ये है आप लोगों का वेब, ये आप लोगों का मेन टाइटल है और देन वही वाले पॉइंट्स जो हैं वो मैंने इन द शेप ऑफ वेब जो है वो आपके सामने प्रेजेंट कर दिए हैं। तो आप लोग जो लिस्टिंग ऑर्डर होगा वो आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप उसकी सिंपल लिस्ट बना लें, ठीक है, या फिर आप उसका वेब बना लें। असल चीज़ जो होती है वो इसलिए बनाई जाती है लिस्टिंग ऑर्डर की, जिस तरह माइंड मैप्स की होती है कि आपको वो चीज़ याद रहती है। जब आप उसके डिफरेंट शेप बना देते हो ना पॉइंट्स की, जब आप आउटलाइन के डिफरेंट पॉइंट्स बनाते हो और फिर उन पॉइंट्स को डिफरेंट शेप्स में लिख देते हो तो वो आपके माइंड में रहते हैं। इसलिए कहते हैं आउटलाइन के भी पॉइंट्स जो हैं वो बेशक आप लिस्ट में लिख दें। इस तरह से आउटलाइन में तो ऐसे ही बनती है हमारी, इस तरह से लिखने से भी आपके माइंड में रहते हैं कि अगर ये पॉइंट था तो इसके बाद कोई और पॉइंट था। ठीक है ना, आपको पॉइंट्स याद रहते हैं और यही इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई चीज़ मिस ना हो। अच्छा जी, जोग्राफिक ऑर्डर अगर हम देखें तो जोग्राफी का मतलब यही है कि आपको जोग्राफिया पता होना चाहिए, प्लेस का पता होना चाहिए जिस प्लेस की बात हो रही है। अक्सर होता क्या है, ये हम डिस्कस कर लेंगे पैराग्राफ को बाद में, होता यह है कि अक्सर जब आप कोई नॉवेल्स रीड करते हो ना तो उसके अंदर बताया जाता है कि मेन रोड थी, मेन रोड के साथ जंगल था, जंगल के और एक साइड पे जंगल था और एक साइड पे जो है वहाँ पे कुछ दरख्त लगे हुए थे, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम आ रही थी और जो है वहाँ पे जो एक आप कहते हैं ना रोड का जो साइड पे लगा होता है निशान जिससे पता चल रहा होता है कि कितने किलोमीटर्स हैं, वहाँ पे जो था वहाँ पे वो भी मौजूद नहीं था, वहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं था। इसलिए जो भी वहाँ पे जब कार ख़राब हुई तो ही वॉज़ नॉट एबल टू कॉल एनीवन फॉर हेल्प एज ही वॉज़ नॉट अवेयर ऑफ वेयर ही वॉज़, मीन्स कि उसको अपनी लोकेशन का ही नहीं पता था। आपके माइंड में खाका सा तैयार हो गया कि क्या जगह है। यही जोग्राफिक ऑर्डर होता है कि आप हर चीज़ जो हो वो बताते हो ताकि जो है एक आप प्लेस बता सकें, लोग जो है वो क्रिएट कर सकें कि वो क्या प्लेस थी जो एक्सप्लेन की गई है पैराग्राफ में। ठीक है ना, सम पैराग्राफ्स मूव इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे में मूव करते हैं। कुछ पैराग्राफ मीन्स के ऑर्गेनाइज्ड वे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे। The writers open with a description of one place and then move smoothly around a room or from one place to another place। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, अगर मैं आपको रूम की एग्जांपल दूं तो सिंपल सी बात है कि सुबह यानी कि अगर आपको दिखाया जाए कि इस तरह से कि मैं सुबह उठी मैं जो हूँ अपने बेड पर सोई हुई थी और बेड से उठकर जो है मैंने विंडो देखी तो बाहर सूरज निकला हुआ था, फिर विंडो से बाहर आने लगी तो मैंने टेबल के ऊपर जो मेरा मोबाइल पड़ा हुआ था मैंने उसे चार्जिंग पे लगाया। देन मैंने सोफ़े के ऊपर जो चीज़ें पड़ी हुई थी वो उठाई, क्योंकि कपड़े धोने के लिए मासी आई हुई थी, मैंने वो उठाई सोफ़े से और उठाकर मैं रूम से बाहर निकली। देन मैं जा रही थी तो मैं जो अपनी मेरी गैलरी है घर की वहाँ से गुज़र रही थी, मुझे रास्ते में और कपड़े दिखाई दिए, मैंने वो भी उठाए। मैं किचन में गई तो किचन में मेरी जो बहन है वो चाय बना रही थी और एक जो स्टोव है उसके ऊपर सालन भी बन रहा था। अब आप लोगों को एक शेप, एक प्लेस नज़र आई और उस प्लेस में भी आपको जो है मैंने अपने घर का थोड़ा सा जोग्राफिया बताया है कि कमरे में क्या क्या कुछ पड़ा था, गैलरी में, यानी कि आप कमरे से मूव करेंगे जब किचन में तो बीच में एक गैलरी है। ठीक, ये आप लोग अब बना सकते हैं शेप, आप लोग ये जो तो जब जोग्राफिक ऑर्डर यही होता है कि जब आप किसी प्लेस के बारे में बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने उसका जोग्राफिक ऑर्डर बताना है और वो इस तरह से होना चाहिए कि जिसको आप बता रहे हैं उस तक वो एक जो इमेज क्रिएट कर ले अपने माइंड में। और इस टाइप के जो पैराग्राफ्स होते हैं उनका मकसद क्या होता है, उनका पर्पज़ ये होता है कि जो रीडर है वो ये चीज़ जान सके व्हाट इज़ हैपनिंग एंड वेयर, कि क्या हो रहा था और कहाँ। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने कपड़े अपने रूम से भी उठाए और मैंने गैलरी से भी कपड़े उठाए, इसका मतलब ये है कि मैं उठी हूँ, पहले सोई हुई थी, मैं उठी हूँ और उठ कर मैंने जो काम करना था वो मैंने अब कपड़े धुलवाने थे। ठीक, आपको पता चल गया कि क्या हो रहा था और कहाँ हो रहा था। और जो मेन पर्पज़ है इस तरह के पैराग्राफ्स का वो ये होता है कि इट इनेबल्स यू टू ड्रॉ अ मैप, कि आप इस काबिल हो जाते हैं कि जिस प्लेस के बारे में आपको बताया जा रहा है आप वहाँ का मैप ड्रॉ कर लेते हो। यू कैन कीप ट्रैक ऑफ द जोग्राफिक डिटेल्स, और मैप आप कैसे ड्रॉ करोगे, वो आप इस तरह से ड्रॉ करोगे कि आप लोग जो हो वो
जो जोग्राफिया है, जो आप लोगों की सराउंडिंग है, वो वाली डिटेल्स आप इजीली जो हैं वो बता सकोगे, उसको ट्रैक डाउन कर सकोगे। आपको पता होगा कि आप इस वक्त कौन सी जगह पे हो या वो जगह के इर्द गिर्द कौन सी जगह है। क्लासिफिकेशन ऑर्डर की अगर हम बात करें तो राइटर्स यूज़ क्लासिफिकेशन ऑर्डर टू एक्सप्लेन अ टर्म और कंसेप्ट। मीन्स के जब भी आपने कोई कंसेप्ट एक्सप्लेन करना होगा या किसी टर्म को डिफाइन करना होगा, जो कि अक्सर बायोलॉजी में होता है, तो आप जो ऑर्डर यूज़ करते हो वो क्लासिफिकेशन ऑर्डर होता है, ठीक है। दे पुट थिंग्स इनटू कैटेगरीज टू एक्सप्लेन एन आइडिया। मीन्स के डिफरेंट, जिस तरह से जो हम लोगों ने फाइलम्स पढ़े थे, डिफरेंट कैटेगरीज थी ना उन फाइलम्स की, तो जो या कि फिर आप जो है हम लोग अगर पढ़ें कि जो ह्यूमंस होते हैं वो जो होते हैं वो या फिर जो हम लोगों ने पढ़े थे कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, या फिर अक्सर आपने एक सुना होगा ये, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ जो होते हैं वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कैटेगरीज है ना कि कुछ एग्स प्रोड्यूस करें, कुछ मिल्क्स प्रोड्यूस करें, तो ये कैटेगरीज हैं। और ये कैटेगरीज जो होती हैं, जब हम डिफरेंट चीज़ों को कैटेगरीज में पुट करते हैं तो फिर हम लोग जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑर्डर मैंने आपको पहले बताया ज़्यादातर बायोलॉजी में यूज़ होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम टर्म या कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं और हम जो है थिंग्स को डिफरेंट कैटेगरीज में पुट करते हैं और फिर हम लोग उन कैटेगरीज को जो है वो ईजीली जो है एक्सप्लेन कर देते हैं। ऑफन अ राइटर डिस्क्राइब्स सच अ कैटेगरी बाय मेंशनिंग इट्स करैक्टरिस्टिक्स। ज़ाहिरी बात है, फिर आप एग्स वालों की जो एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्स लेइंग एनिमल्स और जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं या जो है उनकी बात कर रहे हैं, तो फिर आप करैक्टरिस्टिक्स बताओगे कि जो एग्स देते हैं उनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स है, जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना। हेयर अ राइटर एक्सप्लेन्स हाउ अ सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर अ फ्यूडलिज्म, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको पैराग्राफ दिया हुआ है ये एक इंग्लिश से ही रिलेटेड पैराग्राफ है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरह से राइटर ने इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लासिफिकेशन ऑर्डर में बताई जो है वो अरेंज की गई है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये है रिगार्डिंग फ्यूडल सिस्टम, ठीक है ना। मींस के जब जो फ्यूडल्स होते थे, जो लॉर्ड्स होते थे ना, फ्यूडल्स अक्सर हम कहते हैं लॉर्ड्स को, जो अमीर लोग होते थे, जो लॉर्ड्स होते थे वो, और जिस तरह आप कह लें जिस तरह जागीरदार जिन्हें कहते हैं ना, जिस तरह अभी भी हमारे जो है पाकिस्तान में जागीरदार मौजूद हैं, जो कि जागीरदारों को हम लोग कहते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स, ठीक है ना, वो होते हैं। और उनके अंडर जो है वो किस तरह से सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में थी पहले ज़माने में, जब जागीरदाराना सिस्टम होता था, जब ये लॉर्ड्स वाला सिस्टम होता था, तो इनके अंडर किस तरह से एक सोसाइटी जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती थी और क्या क्या होता था। तो ये पैराग्राफ दिया गया है यहाँ पे, ये भी बहुत ईजी है, आप लोग इसको रीड करें। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग डिक्शनरी को देखें, अगर वहाँ से भी समझ नहीं आता तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो आप लोग इस पैराग्राफ को समझें। ओके, उसके बाद क्या है, अब इसके अंदर जो है ये यहाँ पर आपका पैराग्राफ ख़त्म हो गया। अब आप लोगों ने बनाने हैं अपने नोट्स कि क्लासिफिकेशन नोट्स कैन हेल्प यू रिमेंबर द डिटेल्स इन पैराग्राफ दैट क्लासिफाइज थिंग्स। आपको जो क्लासिफिकेशन के नोट्स होते हैं ना बेटा, ये इतने ईजीली आपको इन्फॉर्मेशन याद करने में हेल्प कर देते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन नोट्स यहाँ पे मैंने आपके बनाए हुए हैं, ठीक है, उसी पैराग्राफ के जो आप लोगों ने रीड किया। पहले आप उसके खुद बनाएं क्लासिफिकेशन नोट्स, देन आप मेरे साथ अपने जो हैं वो नोट्स टैली करें और देखें क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगेन आप बनाएंगे तो फिर आपको एक तो इस तरह से उस पैराग्राफ को रीड करके आपको उसको डिवाइड करना आ जाएगा, और सेकेंडली आप जब उसको बार बार रीड करेंगे आपको उसकी टेक्निक समझ आएगी और आप वैसा राइट करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो देखें, सबसे पहले क्लर्जी की बात हो रही है, जो कि चर्च के लोग होते हैं, दे टीच क्रिश्चियनिटी। तो क्लर्गी के अंदर कौन कौन से होते हैं, क्लर्गी के अंदर पॉप हो गया, और उसके साथ जो डिफरेंट जो स्कॉलर्स होते थे चर्च के अंदर वो एबेट हो गए। तो जो चर्च के अंदर काम करते हैं ना उनको हम क्लर्गी कहते हैं। और वो क्या काम करते हैं, वो करते हैं क्रिश्चियनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देते थे लोगों को। और दूसरा उनका काम क्या था, मीन्स के पहले हम लोगों ने टाइटल बताया कि हम क्या डिफाइन करें, क्लासिफिकेशन की है ना हमने, 3 क्लासिफिकेशंस की हैं इस पैराग्राफ की, क्लर्गी, नोबल्स एंड पीजेंट्स एंड टाउन पीपल, 3 हमारी क्लासिफिकेशन है। अब हम सबसे पहले क्लर्गी को डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम लोग फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्लर्गी के अंदर क्या होता था, क्लर्गी के अंदर जो काम होते थे या पर्पस क्या होता था, क्लर्गी का 2 पर्पसेस होते थे। नंबर 1 कि ये क्रिश्चियनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देते थे क्योंकि ये चर्च से रिलेटेड पीपल होते थे। सेकेंडली दे हेल्प्स द पुअर एंड सिक, और ये भी जो है एक आप कह सकते हैं रिलीजियस काम ही है कि जो भी गरीब होते थे और बीमार होते थे उनकी भी ये लोग हेल्प करते थे, ठीक है। ये 2 इनके पर्पसेस होते थे। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है नोबल्स की। नोबल्स क्या काम करते थे, नोबल्स वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं।
ये गवर्न करते थे, मीन्स के हुकूमत करते थे, और दूसरा इनका पर्पस होता था कि ये इन्फोर्स करते थे लॉ को। ये देखते थे कि क्या लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं या अमीर लोग जो हैं बाकी दूसरे, वो सही तरह से लॉ को फॉलो कर रहे हैं, क्या जो लॉज बनाए गए हैं कंट्री के अंदर, क्या वो तमाम के तमाम जो हैं वो सही से काम कर रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट भी इनका काम होती थी, लॉ को जो है वो सही तरह से कानून की पासदारी करवाना भी इनका ही काम होता था। और तीसरा काम होता था लोगों की प्रोटेक्शन। जाहिर बात है, जो गवर्नमेंट कर रहा है, जो कानून की पासदारी करवा रहा है, उसी का काम होगा कि वो देखे कि क्या लोग जो हैं वो सेफ्टी में हैं, क्या लोगों को किसी किस्म की कोई तकलीफ तो नहीं। और थर्ड जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो है पीजेंट्स एंड टाउन्स पीपल। ठीक है, पीजेंट्स होते हैं जो देहातों में काम वगैरह करते हैं, खेती बाड़ी वगैरह करते हैं वो, और टाउन पीपल का मतलब है जो गाँव में लोग रहते होते हैं। अब इनका क्या पर्पज़ होता था? इनका पर्पज़ होता था कि ये सपोर्ट करते थे क्लर्गी को और नोबल्स को, यानी कि जो इनसे ऊपर होते थे क्लर्गी और जो नोबल्स होते थे ये उनको सपोर्ट करते थे। किस तरह से सपोर्ट करते थे? बाय फार्मिंग एंड सर्विसेज। तो ये जो हैं ये फार्मिंग करते थे, और जो दूसरी सर्विसेज जिस तरह लोगों के घरों में जाके काम करना या छोटे बड़े लोगों से पैसे लेके, नोबल्स से और क्लर्गी से पैसे लेके उनके छोटे बड़े जो काम होते थे ये वो काम करते थे। तो इस तरह से मैंने उस पैराग्राफ के क्लासिफिकेशन नोट्स बनाए, उसको मैंने 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है, क्लर्गी में, नोबल्स में एंड देन पीजेंट्स एंड टाउन्स पीपल में। आपने भी ऐसे ही क्लासिफिकेशन नोट्स बनाने हैं। क्लासिफिकेशन नोट्स बनाने से आपको एक चीज़ जो है उसकी एक एक डिटेल अच्छे से याद हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अहम टेक्निक है राइटिंग के लिए, क्योंकि इसके अंदर आप लोग जो हो वो चीज़ों को जिस तरह मैंने आपको ऐसे में ये बात बताई हुई है और पैराग्राफ में भी आई थिंक मैंने बताई थी कि अक्सर आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, तो आपने क्या करना होता है कि मेन आइडिया के साथ सपोर्टिंग डिटेल्स देनी होती हैं, और जो आपको लग रहा होता है कि इतनी अहम नहीं है आप उसे छोड़ दें, स्किप कर दें, स्पेशली तब जब आपके पास टाइम की भी कमी है। लेकिन अगर टाइम पूरा है और आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो बेटा वो सब कुछ आप लिखें, चाहे वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है चाहे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर सब कुछ लिखना। लेकिन ऑर्डर आप लोगों ने उसमें भी रखना है, मीन्स कि जो लिस्ट आप बना रहे हो, जो ऑर्डर आपका होगा वो ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस आपने वो सही तरीके से रखना है। जिस तरह कि अब हम देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो डिटेल्स ऑफ पैराग्राफ आर ऑर्गेनाइज बाय द डिटेल्स ऑफ इंपॉर्टेंस, मीन्स कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो चीज़ उस तरीके से ही ज़्यादा एक्सप्लेन की जाएगी। जो चीज़ कम इंपॉर्टेंट होगी, जिस तरह प्रेसी में मैंने आप लोगों को बताया कि प्रेसी में अगर कोई आइडिया है जिसको आप लोगों को सामने 70 या 7 लाइन्स में एक्सप्लेन किया गया और एक सेकेंड आइडिया है जिसे आपके सामने 3 लाइन्स में एक्सप्लेन किया गया है, तो जब आप लोग प्रेसी करोगे उसकी, तो आप लोग इसी तरह जो 7 लाइन्स का आइडिया होगा उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे और जो 3 लाइन्स का आइडिया होगा उसको उतना ही एक्सप्लेन करोगे। यानी 3 लाइन्स का है तो उसको उतना कम एक्सप्लेन करोगे क्योंकि वो उतना कम इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो आपने इसी तरह से देनी है कि जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा उसकी ज़्यादा डिटेल दें, अच्छे से डिटेल दें, उसको पहले बताएं, और जो चीज़ कम इंपॉर्टेंट होती जा रही है, जिस तरह कि हमने प्रेजेंटेशन स्किल्स में भी ये बात डिस्कस की थी कि आप पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे, देन आप जिस तरह से टाइम गुजरता जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके टाइम की कमी है तो आप जो कम इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं वो चाहे एक लाइन में बता दें चाहे वो बताएं ही ना, ठीक है ना। तो आर राइटर बिगिंस विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया। वही बात है कि सबसे पहले आप लोगों ने जब अपना पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया आपको लग रहा है, जो मेन आइडिया है आपका पैराग्राफ का, वहाँ से आप लोग अपनी राइटिंग स्टार्ट करेंगे उस आइडिया से, एंड मूव टू द लीस्ट इंपॉर्टेंट। और आहिस्ता आहिस्ता आप जो लिखते जा रहे होंगे तब आप लोग एंड में जो आपका सबसे कम इंपॉर्टेंट आइडिया है आप उसको राइट करेंगे। और अ राइटर कैन बिगिन विद द एग्जाम्पल्स एंड बिल्ड अप टू लार्जर आइडियाज़। और या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप लोग एग्जाम्पल्स दो और एग्जाम्पल्स के साथ साथ जो अपना मेन आइडिया है आप वो एक्सप्लेन करते जाओ। जिस तरह मैंने आपको बीच में कुछ ऐसे भी ऑर्डर पढ़ाए हैं जिसके अंदर मैंने आपको जिस तरह आपको मैंने जो है वो साथ जिस तरह क्लासिफिकेशन ऑर्डर है उसके अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी है आपको समझाने के लिए। तो इसी तरह आप लोग एग्जाम्पल दें और उसके साथ साथ अपना आइडिया जो है उसे फर्दर एक्सप्लेन करते जाएं जो आपका मेन और इंपॉर्टेंट आइडिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडिया बताएंगे, देन आप सबसे कम इंपॉर्टेंट आइडिया बताएंगे, ठीक है। यानी कि मूवमेंट आपकी इस तरह से होगी कि मेन इंपॉर्टेंट आइडिया होगा, फिर सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी, फिर आपका सेकंड इंपॉर्टेंट आइडिया होगा, फिर सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी, फिर आपका इंपॉर्टेंट आइडिया होगा, सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी, लास्ट में आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया होगा और उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी, ठीक है ना। ये यहाँ पे मैंने ऑर्डर भी बताया हुआ है, इंपॉर्टेंट आइडिया, सपोर्टिंग डिटेल्स, ठीक है, लीस्ट इंपॉर्टेंट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है
कि आप लीस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि सबसे कम इंपॉर्टेंट से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया की तरफ मूव करते हो। इसमें क्या करते हो, पहले आप सपोर्टिंग डिटेल्स देते हो और देन आप जो है अपना मेन आइडिया जो इंपॉर्टेंट आइडिया है वो आप इंट्रोड्यूस करवाते हो। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगी सबसे पहले आप अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये वाला जो वो टेक्निक है आप ये फॉलो करें, जिसके अंदर सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स, फिर इंपॉर्टेंट उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स, फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट और उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स। आप ये वाला पैटर्न जो है वो फॉलो करें, क्योंकि लीस्ट इंपॉर्टेंट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, ये एक्सपीरियंस लोग यूज़ करें तो उनके लिए बहुत ईजी होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सपोर्टिंग डिटेल्स को इस स्टाइल में लिखते हैं कि खुद ब खुद ही जो आपका मेन और इंपॉर्टेंट आइडिया है वो आप लोगों के रीडर्स के सामने आ जाता है। हमें जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा एक टेक्निक की ज़रूरत होती है, हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, जो अभी हम लोगों के पास मौजूद नहीं है। इसलिए आई प्रेफर कि आप इस तरह की जब भी राइटिंग करें तो आप इस आइडिया को, इस टेक्निक को जो है वो फॉलो करें, इस ऑर्डर को आप फॉलो करें एज़ कम्पेयर टू दिस ऑर्डर। इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आप कैरी कर लोगे, कि सपोर्टिंग डिटेल्स को आप इस तरह से राइट करो कि उनको राइट करते करते ही आप अपना जो मेन आइडिया है वो अपने रीडर के ऊपर जो है वो वाज़े कर सकते हो। तो आप ये फॉलो कर लें। दोनों के दोनों मैंने आपको बता दिए हैं कि जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, जो आपको ज़्यादा ईजी लगे टू फॉलो, आप उसी को फॉलो करें। नेक्स्ट इज कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऑर्डर। इसके अंदर आपको नाम से ही पता चल गया होगा, कंपैरिजन और कंट्रास्ट करना है हमने दो चीज़ों का या दो से ज़्यादा चीज़ों का। व्हेन अ पैराग्राफ इज ऑर्गेनाइज्ड टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट, द राइटर शोज हाउ टू और मोर थिंग्स आर अलाइक और डिफरेंट। कंपैरिजन और कंट्रास्ट में बेटा सिर्फ यही काम होता है कि आप ये बताते हो कि दो चीज़ें किस तरह से सेम हैं और किस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया बैटल की, क्योंकि बैटल से आप इजीली जो हो ना वो एक चीज़ को समझ सकते हो जंग से। वैसे तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आप लोग सब्जेक्ट्स की भी मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है कि आर्ट्स और साइंस को ले लें तो दोनों में मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन दोनों के फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स देख लें, आप लोग उसको देख लें। मैंने जब आपको ऐसे पढ़ाया था तो मैंने आपको सब्जेक्ट्स की एग्जाम्पल दी थी, अब मैंने आपको बिल्कुल डिफरेंट एग्जाम्पल दी, दैट इज़ जंगें देख लें या बैटल्स देख लें या वॉर्स देख लें। ठीक है, अगर हम दो जंगों की बात करें, जिसमें फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत आपने नाम सुना होगा, मैं उनकी बात नहीं करी लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल, इस तरह बैटल्स होती रही हैं। तो अगर हम दो बैटल्स को कंपेयर करें जो एक ही जगह पे हुई हों, तो देखें फर्स्ट बैटल जब होती है, जब पहली जंग होती है ना, तो दोनों जो कंट्रीज़ होती हैं या दोनों जो ग्रुप्स होते हैं जिनकी बैटल हो रही होती है, दोनों जो पार्टीज़ होती हैं जिनकी बैटल हो रही होती है ना, उनके जो वो होते हैं ना वैरियर्स, उनके जो होते हैं लोग, कमांडर्स, उनके जो सोल्जर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। मीन्स कि उनको लगता है हम जीत जाएंगे, हमारी आर्मी इतनी अच्छी, दोनों साइड से, दोनों पार्टीज़ को यही लग रहा होता है, हमारी आर्मी इतनी अच्छी है, हमारी जो है वो मैनेजमेंट इतनी अच्छी है, हमारे जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और हमने जीतना ही जीतना है। दोनों पार्टीज़ यही सोच रही होती है, ऑप्टिमिस्ट होती है। ठीक है, दोनों साइड पे एक्साइटमेंट ऑन बोथ साइड्स, ये एक उनके लिए एक ऐसी चीज़ होती है कि हम जीतेंगे, हम विक्टोरियस होंगे, हम लोग जो हैं वो गाजी बनेंगे, हम जो हैं वो इस तरह के, मतलब उनको जो हैं वो मेडल्स मिलेंगे, हम लोगों को ऑनर मिलेगा। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इस चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि हम ही जीतेंगे और ये सब कुछ हमारा ही है। रिलेटिवली फ्यू डेथ्स, और पहली जब बैटल होती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कम जो है ना वो डेथ्स होती हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो हौसले वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं हर चीज़ में। तो जो डेथ्स होती हैं पहली बैटल्स में बहुत कम होती हैं। और साथ साथ जो हमारे रिक्रूट्स होते हैं, मीन्स के जो सोल्जर्स होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं वो यंग होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं आप कह सकते हैं कि जज्बे वाले होते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट बैटल में। सेकंड बैटल अगर हम देखें उसी जगह की, जिस तरह बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट और बैटल ऑफ पानीपत सेकंड की ही अगर आप देख लें तो वो दोनों बैटल एक ही जगह पे थी, पानीपत के मुकाम पर। इसी तरह अगर हम लोग सेकंड बैटल की बात करें तो नेव इंथुजियाज्म गॉन, जो पहले की उनकी एक आप कह सकते हैं मासूमियत भरी या बेवकूफ़ी वाली जो एक इंथुजियाज्म थी, जो एक उनका जज्बा था, वलवला था, वो ख़त्म हो चुका होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेथ्स होती हैं क्योंकि वो जो उनकी ऑप्टिमिज़म और एक्साइटेडिज़म जो होती है, एक्साइटमेंट जो होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है, या तो वो थक चुके होते हैं, जंग जो है वो बैटल लड़ के वो थक चुके होते हैं, वो जो होते हैं वो उनका जो उन्हें नज़र आ रहा होता है इर्द गिर्द जो है वो डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं, उनके घर वाले उनसे दूर होते हैं, उनको नज़र आ रहा होता है कि इस बैटल का पता नहीं कोई एंड है या नहीं है। मींस के नेगेटिविज़म की तरफ चली जाती है सोच, ऑप्टिमिज़म ख़त्म हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा डेथ्स होती हैं।
और एक्सपीरियंस्ड हो चुके होते हैं सोल्जर्स। वही सोल्जर्स जो यहाँ पे न्यू रिक्रूट्स थे, न्यू सोल्जर्स होते हैं, वो यहाँ पे एक जंग लड़ चुके होते हैं, हर चीज़ देख चुके होते हैं, हर चीज़ बर्दाश्त कर चुके होते हैं, तो वो एक्सपीरियंस्ड हो चुके होते हैं। ये है इन लोगों का, आप एक किस्म का कह सकते हैं कि कंट्रास्ट है। ये इन दोनों के डिफरेंसेस हैं। जब हम इन्हें कंपेयर करते हैं ना, तो ये इनके डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सिमिलैरिटीज़ क्या हैं दोनों बैटल्स में, या किसी भी बैटल्स में। जब हम दो बैटल्स को कंपेयर करते हैं तो सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं उसके अंदर। हमने क्योंकि कंपेयर एंड कंट्रास्ट में ये देखना है ना, सिमिलर कौन कौन सी चीज़ें हैं, डिफरेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले डेथ्स की बात आती है कि बैटल्स में दोनों में, चाहे फर्स्ट है या सेकेंड है, कम है या ज़्यादा है, डेथ्स होंगी। डिस्ट्रक्शन की बात आती है, फर्स्ट है या सेकेंड है, ठीक है ना, डिस्ट्रक्शन मस्ट है। आप लोग जिस जगह पर फाइट कर रहे हैं, आप लोग जिस एरिया में, अगर तो खुला मैदान है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग किसी किले के ऊपर, किसी कैसल के ऊपर, किसी शहर के ऊपर, किसी कंट्री के ऊपर में जो है वो आप इन्वेड कर रहे हो, आप वहाँ पे हमला कर रहे हो, आप वहाँ पे फाइट कर रहे हो, तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन जो है वो मस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने कंपेयर और कंट्रास्ट करना होता है दो चीज़ों का।